अब हम लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे कि हमें ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। लौकिक साहित्य को धर्मेतर साहित्य भी कहा जाता है, यानी कि धर्म से अलग। धार्मिक साहित्य के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देना था, इसलिए उससे राजनीतिक गतिविधियों पर बहुत कम प्रकाश पड़ता है, क्योंकि उसके लेखक जो भी लिखते थे धार्मिक पुस्तकों में वो उस धर्म से संबंधित होता था, लौकिक जीवन से कम। इसलिए उस समय के धर्म ग्रंथों से धर्म के बारे में तो पर्याप्त जानकारी मिलती है, परंतु राजनीतिक जानकारियां बहुत कम मिलती है। धर्मेतर साहित्य में हम सबसे पहले देख सकते हैं अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। चाणक्य को विष्णुगुप्त व कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में राजा के कर्तव्य या राजनीति से संबंधित सभी बातें बताई गई हैं। एक आदर्श शासन कैसे चलाया जा सकता है। अर्थशास्त्र में लगभग 6000 श्लोक हैं और ये ग्रंथ मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी देता है। यह 15 खंडों में विभाजित है और 180 प्रकरण इस ग्रंथ में हैं। इस ग्रंथ का द्वितीय एवं तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। एक बात को और कहना चाहेंगे कि धर्मेतर साहित्य, लौकिक साहित्य में बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं। उनका उद्देश्य अलग अलग रहा है, तो इसीलिए इस समय ग्रंथों की तो बहुत सारों की रचना हुई है, परंतु उनसे हमें इतिहास लिखने में कम ही मदद मिलती है। परंतु जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद एक ग्रंथ मुद्रा राक्षस, जो 4वीं सदी का और 5वीं सदी का लिखा गया है। इस ग्रंथ के लेखक विशाखादत्त हैं। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य के विषय में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना के बारे में इस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है और महर्षि पतंजलि प्रणीत महाभाष्य। वैसे तो ये व्याकरण ग्रंथ हैं, किंतु इन ग्रंथों से कहीं कहीं राजाओं, महाराजाओं एवं जनतंत्रों के घटना चक्र का विवरण हमें प्राप्त होता है। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता है। गार्गी संहिता प्रथम शताब्दी में लिखी गई थी और इस पुस्तक में यूनानी आक्रमण का उल्लेख मिलता है और उस समय साकेत, पांचाल, मथुरा और कुसुमध्वज यानी पाटलिपुत्र पर यवनों ने जो आक्रमण किया था उसके बारे में जानकारी हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। फिर कालिदास का मालव के अग्निमित्रम ग्रंथ है, जो 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कालिदास द्वारा लिखा गया है। यह भी संस्कृत ग्रंथ है और इसमें पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय के राजनीतिक घटना चक्र तथा शुंग एवं यवन संघर्ष का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संस्कृत साहित्य के विद्वान सम्राट हर्ष के राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ से हर्ष के जीवन एवं हर्ष के समय के भारत के इतिहास पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। लौकिक साहित्य में भी वैसे हम देख सकते हैं कि 2 प्रकार के ग्रंथ हैं। एक तो विषय विशेष के लिए ग्रंथ, दूसरे चरित्र ग्रंथ।
चरित यानी कि राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए ग्रंथ। ये ग्रंथ भी प्राचीन काल में, विशेष रूप से पूर्व मध्य काल में काफी संख्या में लिखे गए हैं। हर्षचरित भी एक ऐसा ही ग्रंथ है, परंतु इन सब की गणना लौकिक साहित्य में ही की जाती है। कामंडक्य नीतिसार, नीतिशास्त्र भी एक ग्रंथ है जो 7वीं सदी के लगभग कामंडक द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ से उस समय के आचार व्यवहार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि जो एक आदर्श नागरिक में गुण होने चाहिए, वे सारी बातें इस ग्रंथ में लिखी गई हैं। लोक व्यवहार का ग्रंथ है उस समय का, जो आज भी बहुत अच्छा सिद्ध होता है। एक बृहस्पतीय अर्थशास्त्र है। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान ही बृहस्पति ने भी अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। इसका रचना काल 900-1000 ईस्वी माना जाता है। इस ग्रंथ में राजकीय कर्तव्यों का उल्लेख है, यानी कि राजा, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, इन लोगों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं और उन्हें किस तरह पूरा करना चाहिए, ये बृहस्पति अर्थशास्त्र में हमें पता लगता है। एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखा जाना चाहिए कि अर्थशास्त्र ग्रंथ जो हैं वे राजनीति से संबंधित हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित ग्रंथ है। आधुनिक समय में अर्थशास्त्र का अर्थ इकोनॉमिक्स से लिया जाता है, तो आमतौर पर इसकी जानकारी न होने के कारण परीक्षा में उसका गलत उत्तर दिया जाता है। परंतु यह ध्यान रखने वाली बात है कि अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प, यह ग्रंथ 700 से 750 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का विवरण प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नाटक है, जो गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। नवशंसाक चरित, 11वीं सदी में पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित इस ग्रंथ से परमारवंश, सिंधुराज, नवशंसाक के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ को संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है, यानी कि प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य जो संस्कृत भाषा का है वो नवशंसाक चरित है। इसके बाद राजतरंगिणी को ले सकते हैं। राजतरंगिणी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्राचीन भारतीय साहित्य में शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ केवल कल्हणकृत राजतरंगिणी है। कल्हण ने कश्मीर के इतिहास के विषय में सभी उपलब्ध सामग्री का संग्रह करके 1149-50 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की। उसने यह ग्रंथ लिखते समय कश्मीर के शासकों के लिखित आदेशों और प्राचीन लेखकों के शासकों के जीवन चरित्रों का अध्ययन करके यथासंभव सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया। किंतु 7वीं सदी ईसा पूर्व से पूर्व के कश्मीर के इतिहास से संबद्ध उसका वर्णन पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। 7वीं शताब्दी ईस्वी के बाद के कश्मीर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन करने में कल्हण ने पर्याप्त सतर्कता बरती है। उसने सभी शासकों के गुण दोषों का निष्पक्ष रूप से विवेचन किया है और कल्हण ही पहला ऐसा लेखक था जिसने पुरातात्विक स्रोतों का इतिहास लिखते समय उपयोग किया। भारत के इतिहास में यह पहली घटना थी। विक्रमांक देवचरित, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस ग्रंथ की रचना कश्मीरी कवि बिल्लन ने की थी। इस ग्रंथ में चालुक्य राजवंश, विशेषकर विक्रमादित्य छठे के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। कुमारपाल चरित, इस ग्रंथ की रचना हेमचंद्र ने की। 20 सर्गों में विभाजित इस ग्रंथ से चालुक्य वंशीय शासकों के विस्तृत इतिहास की जानकारी मिलती है। 20 सर्गों में प्रथम 12 सर्ग संस्कृत भाषा में एवं अंतिम 8 सर्ग प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इस ग्रंथ को द्वाश्रय भी कहा जाता है और हेमचंद्र जैन धर्म के विद्वान थे।
इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रबंध चिंतामणि 1305 में इसकी रचना मेरुतुंगाचार्य ने की। यह ग्रंथ भी जैन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और 5 खंडों में विभाजित है। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर ने लिखा और इस काव्य से चालुक्य वंश इतिहास के विषय में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। वसंत विलास महाकवि बालचंद्र द्वारा रचित 14 सर्गों वाले इस ग्रंथ में वास्तुपाल के उदारवादी कार्यों का उल्लेख मिलता है। साथ ही चालुक्य वंशीय राजनीति के बारे में इस ग्रंथ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। उस समय अनेक लेखक थे और प्रत्येक राज्य में, प्रांत में, या जिन्हें वर्तमान में हम प्रांत कह सकते हैं, उस समय उनका देश से ही लगाया जाता था। अलग अलग लेखक थे जो अपने राजाओं के लिए ग्रंथ लिखते थे, उनकी प्रशंसा में ग्रंथ लिखते थे। कुछ राजा भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ लिखे जो विद्वान लेखक थे। ऐसे ही लेखक थे एक पल्लव नरेश महेंद्र विक्रम, जो 7वीं सदी में हुए हैं, और उन्होंने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ लिखा जिसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। अवंती सुंदरी कथा महाकवि दंडी द्वारा रचित इस ग्रंथ से पल्लवों के इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीराज विजय 1191 से 1193 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ की रचना कश्मीरी कवि जैनक ने की थी। इस ग्रंथ से पृथ्वीराज तृतीय के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो और दूसरा है पृथ्वीराज विजय। इनमें कंफ्यूज होता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पृथ्वीराज विजय की रचना जैनक ने की थी, यही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। गौड़वहो वाकपति राज द्वारा रचित प्राकृत भाषा में रचित इस ग्रंथ को कन्नौज नरेश यशोर वर्मा के विजयों की विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर के साथ साथ दक्षिण भारत में भी उस समय अनेक ग्रंथों की रचनाएं हुई। दक्षिण भारत में संगम साहित्य की रचना हुई जिसका रचना काल ईसा की पहली 2 शताब्दियों को माना जाता है। यह तमिल भाषा में रचित है और संगम साहित्य से तत्कालीन सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दक्षिण भारत में भी राजकवियों ने अपने संरक्षकों की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए कुछ जीवन चरित्र लिखे। इस प्रकार का एक ग्रंथ नंदिक कलमकम है जिसमें पल्लव राजा नंदी वर्मा तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन है। कलिंगतुपर्णी में चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम के कलिंग पर आक्रमण करने का वर्णन प्राप्त होता है। और टुकुत्तन नामक लेखक था एक, जिसने 3 चोल शासकों विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय और राजराज द्वितीय की उपलब्धियों का 3 अलग अलग ग्रंथों में वर्णन किया है, परंतु इन सभी लेखकों के वर्णन पूर्णतया ऐतिहासिक नहीं है। गुजरात में अनेक इतिवृत्त लिखे गए। इनमें प्रसिद्ध है रासमाला, सोमेश्वर कृत, कीर्ति कौमुदी, अरिसिंका, सुकृत, संकीर्तन, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर का प्रबंध कोश। इसी तरह सिंध में भी तरह तरह के इतिवृत्त लिखे गए जो वर्तमान में भी उपलब्ध है। इन्हीं इतिवृत्तों के आधार पर 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरबों ने अरबी भाषा में सिंध का इतिहास लिखा जिसका फारसी अनुवाद चचनामा पुस्तक में उपलब्ध है। यानी कि जो 13वीं शताब्दी में अरबों ने तो अरबी भाषा में लिखा, परंतु उसका जब फारसी में अनुवाद किया गया तो उसका नाम चचनामा रखा गया। यानी कि चचनामा एक पुस्तक है जो फारसी में लिखित है। अगर ये पूछा जाए
किचकनामा नामक पुस्तक किस भाषा में उपलब्ध है? तो इसका सीधा अर्थ है फारसी भाषा में। गुजरात, सिंध, नेपाल के किसी लेखक ने अपने प्रदेश के इतिवृत्तों का उपयोग करके उस समय का उस प्रकार का ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं लिखा जैसा कि कल्हण ने राज तरंगिणी में लिखा है। इसीलिए प्राचीन भारत का यही अकेला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय द्वारा लिखित ग्रंथ है। चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे तथा उनकी प्रशंसा में ही उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। भारतीय इतिहास लेखन में प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास लिखने में बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ है। प्राचीन साहित्य इस प्रकार का नहीं लिखा गया है जिससे कि पूरा इतिहास उसके द्वारा निर्मित किया जा सके। उससे हमें तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर तो पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस साहित्य की तीन बड़ी कमियां हैं, यानी कि जो प्राचीन काल में लौकिक साहित्य लिखा गया उसकी तीन कमियां हैं। नंबर एक, जो ग्रंथ लिखे गए उसकी रचना की तिथि निश्चित नहीं है, यानी कि उसका रचना काल सही मालूम नहीं होता है। दूसरे, किसी भी ग्रंथ से प्राय उसी प्रदेश की जानकारी मिलती है जिसमें उसकी रचना हुई थी, यानी कि जिस क्षेत्र में उस ग्रंथ की रचना हुई है, जिस राज्य में हुई, केवल उसी के बारे में उस ग्रंथ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तीसरे, इन ग्रंथों की प्रतियां लिखने वाले विद्वानों ने बहुधा अपनी इच्छानुसार उसके पाठ में हेर फेर कर दिया है, यानी कि जो उनके मन मुताबिक अच्छा लगा उन्हें वही उसमें अपनी तरफ से लिख दिया है, जिससे यह पता नहीं लग पाता कि मूल पाठ में क्या लिखा था। क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, लेखक ही पुस्तकों को लिखते थे तो वो तरह तरह के विचार अपने उसमें डाल देते थे। इसके अलावा इतिहासकारों को साहित्यिक कृत्यों का उपयोग करते समय और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अधिकांश ग्रंथों में, चाहे वे ब्राह्मण ग्रंथ हो या बौद्ध ग्रंथ हो या जैन साहित्य हो या संगम साहित्य हो, सभी में स्तरीकरण की समस्या उपलब्ध है, यानी कि स्तरीकरण की समस्या को भुलाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के प्रथम और दशम मंडल उसी ग्रंथ के अन्य मंडलों की अपेक्षा परवर्तीकालीन माने गए हैं। रामायण एवं महाभारत जैसे विशद महाकाव्य में तो ये समस्या और भी अधिक गंभीर है, क्योंकि इन ग्रंथों की रचना सदियों तक चलती रही। अतः इन ग्रंथों को सबसे किसी एक विशेष काल से संबंध नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार बौद्ध साहित्य के जातकों में कुछ अंश एक काल के प्रतीत होते हैं तो अन्य किसी और काल के। वैज्ञानिक अध्ययन से भी यह तथ्य विशेष रूप से सामने आया है कि एक रूप प्रतीत होने वाले कौटिल्य अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ में भी विभिन्न स्तर हैं। इन कमियों के बावजूद जब ऊपर कही गई बातें प्राचीन भारत का साहित्य स्रोतों की उपयोगिता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, यद्यपि उनसे राजाओं की वंशावलियों के निर्माण में सहायता नहीं मिली है, किंतु जनजीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यानी कि लौकिक साहित्य से हमें राजनीतिक कम और सांस्कृतिक जानकारियां अधिक प्राप्त होती हैं। इसकी पूर्ति चरित्र ग्रंथों से की जा सकती है, परंतु चरित्र ग्रंथ पूर्व मध्य काल में लिखे गए थे। प्राचीन काल में चरित्र ग्रंथों की रचना नहीं होती थी।